हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रामपाल जी सर आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 8 साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लगभग 37 के आसपास इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिए हुए हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ साइंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच गैस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस आवश्यक होती है, वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू, जो अम्ल है, एसिड्स हैं, वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में बदल देते हैं, किस रंग में बदल देते हैं? तो बच्चों एक शॉर्ट ट्रिक होती है अनील। अगर हम इसमें देखें ए फॉर ए मीन्स अम्ल या एसिड, नी फॉर नीला यानी बेस, और ला फॉर लाल यानी कि जो अम्ल है वो नीले लिटमस को किस में बदल देते हैं, लाल में बदल देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एसिड्स हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट ट्रांसपोर्ट वाटर, प्लांट का जो कौन सा पार्ट है जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है? तो जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट में होता है परमानेंट टिश्यू जाइलम। और अगर फूड का ट्रांसपोर्ट की बात आए तो उसमें होता है फ्लोएम। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा जाइलम। द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की ऐसा यूनिट यानी कि बल की ऐसा यूनिट क्या होगी? तो बच्चों बल की ऐसा यूनिट है न्यूटन। द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने वाली जो वेसल्स हैं, रक्त वाहिकाएं हैं, वो कौन सी हैं? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो जो अपने बॉडी के अंदर आर्टरीज के अंदर फ्लो होता है, और डीऑक्सीजनेटेड होता है वेंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। जो अपनी ह्यूमन बॉडी है उसमें ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए कौन सा ऑर्गन है वो रेस्पॉन्सिबल होता है? तो वो जो अपने अपने बॉडी में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है किडनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट लॉज वाटर थ्रू विच प्रोसेस। जो प्लांट हैं वो कौन सी प्रोसेस के द्वारा वाटर का लॉस कर देते हैं, यानी कि अपने पूरे दिन में पानी की कमी कौन सी प्रोसेस के द्वारा हो जाती है? तो उस प्रोसेस का नाम है वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन। विच वन इज ए सिंथेटिक फाइबर, इनमें से कौन सा है जो सिंथेटिक फाइबर है? तो सिंथेटिक फाइबर नायलॉन है। हालांकि बच्चों ये क्वेश्चन अपने चैप्टर में से, अपने सिलेबस में नहीं है ये चैप्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर में कौन सी मेटल है वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है? तो यहाँ पे कॉपर सॉलिड आता है, सिल्वर सॉलिड होता है, एल्यूमिनियम सॉलिड होता है। तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है मरकरी या पारा। विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। तो सेल का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवंशिक पदार्थ होता है? तो सेल का वो पार्ट कहलाता है न्यूक्लियस, नाभिक या केंद्रक। नाभिक, हम जो सेल के लिए नाभिक वर्ड यूज़ नहीं लेंगे, सेल के लिए हम लेंगे केंद्रक। नाभिक वर्ड यूज लिया जाता है एटम्स के लिए, हालांकि इस न्यूक्लियस का अर्थ भी से नाभिक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच व्हाट आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। जो मैटर है, पदार्थ हैं, उसकी तीन अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो जो पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम तीनों का एक एग्जांपल दें तो हम इसको वाटर पे देख सकते हैं। वाटर एग्जांपल लेके तीनों को
दे सकते हैं, जिसमें सॉरी वाटर से हम लिक्विड हो गया, सॉलिड हम आइस से ले सकते हैं, स्टोन, वुड, कोई सा भी मटेरियल ले सकते हैं जो सॉलिड स्टेट में होता है, कठोर होता है। और थर्ड एग्जांपल है गैस स्टेट का। तो गैस स्टेट में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, बहुत सारी गैसेस का एग्जांपल इसमें अपन दे सकते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं, एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, उनमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल या उसमें डिफरेंस बताइए। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स है वो कौन से सोर्स होते हैं, जिनको रिप्लेनिश यानी कि उनका पुनः भरण किया जा सकता है। अर्थात अगर एक बार इनका यूज़ हो जाए तो ये नेचर में दोबारा वापस उनको रिप्लेनिश हो सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्स के अंदर आते हैं। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज में आते हैं बच्चों ऐसे रिसोर्सेज जिनको रिप्लेनिश यानी कि दोबारा उनको रिस्टोर नहीं किया जा सकता है, जैसे कोल, पेट्रोलियम। ये ऐसे एनर्जी के रिसोर्सेज हैं जिनको हम दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार इनका कंजप्शन हो गया तो दोबारा इनका रिन्यू नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, गिव टू एग्जांपल्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, उनके दो एग्जांपल्स दीजिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि वो सूक्ष्म जीव, छोटे सूक्ष्म जीव हैं, दैट कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आइज, जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। वो क्या कहलाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखें तो बैक्टीरिया है, फंजाई है, अमीबा है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स हैं। एक्सप्लेन द वाटर साइकिल विद ए नीट डायग्राम। जो वाटर साइकिल है, जल चक्र है, उसका एक डायग्राम के साथ उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो बच्चों वाटर साइकिल अपन जानते हैं, डेली लाइफ में अपन इसको फील भी कर सकते हैं, इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि जैसे जो वाटर साइकिल है उसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं, एवोपरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन और कलेक्शन। तो इसमें होता क्या है बच्चों, जो वाटर है जो डिफरेंट वाटर बॉडीज से वहाँ से एवोपरेट होता है। एवोपरेट होने के बाद में क्लाउड्स के रूप में जाके वो कंडेंसेशन होता है, फिर वहाँ से बारिश के रूप में प्रेसिपिटेशन होता है, और जिससे हम फिर वापस रिस्टोर कलेक्ट कर लेते हैं किसके अंदर, सी सी पॉन्ड, लेक, इनमें वापस कलेक्ट हो जाता है। तो जो वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल में वाष्पीकरण है, संघनन, वर्षा, संग्रह आदि ये चीज़ें शामिल होती है। जो वाष्पीकृत यानी कि एवोपरेट होकर जो वाटर ऊपर गया हुआ होता है, एवोपरेट होकर वो क्लाउड्स में बदल जाता है और वहाँ से फिर बारिश या हिमपात या ओलावृष्टि के रूप में वापस ज़मीन पर आ जाता है। तो देखो इसको अपन डायग्राम के रूप में देख सकते हैं। ये सी वाटर है, सी वाटर एवोपरेट होके सनलाइट में एवोपरेट होके ऊपर जाता है, और जहाँ इसके जो टेम्परेचर डाउन होने के कारण कंडेंसेशन होता है और क्लाउड्स में फॉर्म बदल जाते हैं, और क्लाउड्स बाद में प्रेसिपिटेशन के द्वारा, वर्षण के द्वारा या बारिश के द्वारा ये वाटर वापस अपने अर्थ के ऊपर आ जाता है। फिर इसका ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट्स के द्वारा, और एवोपरेशन होता है, और फिर वापस कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है। तो इस प्रकार से एक साइकिल चलता रहता है जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक। जो प्लास्टिक्स हैं, प्लास्टिक के जो मटेरियल है उसके हानिकारक प्रभाव के बारे में बताना है। तो बच्चों जो प्लास्टिक है वो सबसे बड़ा उसका जो हार्म है, डिमेरिट है, वो ये है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। इट मीन्स
ये जो प्लास्टिक है वो मेनी ईयर्स तक एनवायरनमेंट में वैसा का वैसा रह सकता है, यानी कि प्लास्टिक अपघटनीय नहीं है और ये वर्षों तक पर्यावरण में बना रहता है। सेकंड है इसका पोल्यूशन। जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक के कारण सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन होता है। कैसे होता है बच्चों? अगर सॉइल में प्लास्टिक बिखरा रहेगा तो सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा, पानी में जाएगा, या फिर उसको जला देंगे तो एयर पोल्यूशन होता है। हार्म टू एनिमल्स, जो ये जीव जंतु है उनके लिए भी ये क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। कैसे कि मैनी एनिमल्स है ना, जो क्या करते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं प्लास्टिक को और मर जाते हैं। तो अपन देखते हैं अपने आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो प्लास्टिक की थैलियों को खा लेते हैं और खाने के बाद भी प्लास्टिक की थैलियाँ उनके रूमीन के अंदर जम जाती है और डाइजेशन नहीं होने के कारण वहाँ जम के थोड़े दिनों बाद में उस एनिमल की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फोटोसिंथेसिस एंड राइट इट्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो प्रकाश संश्लेषण है उसको डिफाइन करो और उसके जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है उसको आपको लिखना है, इक्वेशन को आपको लिखना है। तो फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और किसकी सहायता से करते हैं? बाय यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो एक प्रक्रिया है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड बनाते हैं, यानी कि अपना भोजन तैयार करते हैं। किसकी सहायता से? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके। और किसकी उपस्थिति में बनाते हैं? क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। इसकी अगर अपन बैलेंस इक्वेशन देखें तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट के रूप में यूज आते हैं और इसके द्वारा बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज होती है, प्लस स्टोर्ड जो केमिकल एनर्जी है वो इसके साथ एनर्जी का फॉर्मेशन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ हैबिटेट? नेम टू टेरेस्ट्रियल एंड टू एक्वेटिक हैबिट्स। हैबिट्स क्या है, हैबिटेट्स क्या है, आवास क्या है? इनके लिए अपन को दो एक्वेटिक जलीय आवासों का और दो स्थलीय आवासों का एग्जाम्पल देने हैं, नाम बताने हैं। तो हैबिटेट इज ए नेचुरल एनवायरनमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूसेस। तो हैबिटेट एक पर्यावरण या प्राकृतिक पर्यावरण होता है जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म, कोई जीव रहता है, ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि वहाँ पर उस पर्यावरण में जीव रहता भी है, वहीं पे बड़ा होता है और वहीं पे प्रजनन करता है और अपने जैसे नई जो जनरेशन है उसको प्रोड्यूस करता है। इसके दो एग्जाम्पल है टेरेस्ट्रियल के, तो फॉरेस्ट और डेजर्ट, जंगल और रेगिस्तान। और एक्वेटिक के अपन देखे पॉन्ड्स, ओशंस, लेक, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विथ एन एग्जाम्पल। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, यानी द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसको एग्जाम्पल सहित अपने को समझाना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed इन ए केमिकल रिएक्शन। तो जो द्रव्यमान संरक्षण का या कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ है उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। यानी कि जो द्रव्यमान है उसको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और वाटर बनाती है तो हम इसमें देखते हैं कि इसका जो टोटल मास है वो इक्वल रहता है किसके? जो रिएक्टेंट है उसका टोटल मास उसके प्रोडक्ट्स हैं उसके मास के बराबर होता है। अर्थात जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो का वो मास वाटर के मॉलिक्यूल का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेस। जो एसिड्स और बेस है उनके बीच में 3 अपने को अंतर लिखने हैं। तो पहला है श्योर इन टेस्ट। एसिड्स स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, जबकि बेस स्वाद में कैसे होते हैं, बिटर, कड़वे होते हैं। और एसिड्स हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देते हैं, जबकि बेस इसका इन्वर्स रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देते हैं। और जो एसिड्स होते हैं उनकी पीएच लेस देन 7 होती है, 7 से कम होती है एसिड्स की, और बेस की 7 से ज़्यादा होती है। तो ये 3 डिफरेंस थे एसिड्स और बेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन एंड राइट 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। वाष्पीकरण की प्रक्रिया को वर्णन कीजिए और इसे प्रभावित करने वाले 2 कारकों को लिखिए। एवोपरेशन एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड चेंज होता है वेपर में एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी लिक्विड है ना अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर में वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जिसमें जो तरल पदार्थ है, लिक्विड है, वो अपने क्वथनांक से कम तापमान पर ही वेपर में या वाष्प में बदल जाता है। इस वेपराइजेशन को या फिर एवोपरेशन को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो उसमें है पहला सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ग्रेटर होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो बच्चों एवोपरेशन भी बढ़ेगा। यानी कि सतह क्षेत्र जितना बड़ा होगा वाष्पीकरण भी उतना ही ज़्यादा होगा। और दूसरा है टेम्परेचर। तो सेम वही प्रोसेस है, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही एवोपरेशन ज़्यादा होगा। तो दोनों ही कंडीशन में अगर टेम्परेचर और सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया जाए तो इसके साथ साथ में अपने जो एवोपरेशन है, एवोपरेशन की जो एवोपरेशन की जो स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म पोलिनेशन, राइट इट्स टाइप। परागण से आप क्या समझते हैं, परागण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार लिखिए। तो पोलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, यानी कि पराग कणों का ट्रांसफर होना। कहाँ पर ट्रांसफर होना, फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। एक जो मेल फ्लावर, जो फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है एंथर, वहाँ से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना कहाँ तक, फीमेल पार्ट स्टिग्मा तक। इस प्रोसेस को पोलिनेशन कहा जाता है। और पोलिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं। कितने कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक तो ऐसा पोलिनेशन जिसमें पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के ऊपर जो स्टिग्मा होती है वहाँ पर पहुँच जाए किसी भी प्रोसेस के द्वारा, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। और दूसरा होता है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो किसी प्रोसेस के द्वारा दूसरे फ्लावर के ऊपर पहुँच जाए, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुँच जाए, तो उसको बोलते हैं हम क्रॉस पोलिनेशन, परपरागण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिस्ट 3 प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग द साइंस एक्सपेरिमेंट। विज्ञान के प्रयोग के दौरान लिए जाने वाले 3 सावधानियां। पहली है वियर सेफ्टी इक्विपमेंट्स लाइक ग्लव्स एंड गॉगल्स। जो अपने सुरक्षा के इक्विपमेंट्स हैं, सुरक्षा के जो उपकरण हैं वो पहने जब भी ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंस का, जैसे कि ग्लव्स, हाथों में दस्ताने, और गॉगल्स यानी चश्मे, इनको पहनकर हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। हैंडल केमिकल्स केयरफुली एंड अवॉइड डायरेक्ट कनेक्ट। जो भी हम एक्सपेरिमेंट में यूज लेने वाले केमिकल्स हैं उनको केयरफुली हैंडल करना चाहिए।
सावधानी से उनको संभालना चाहिए और उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचना चाहिए। थर्ड जो प्रिकॉशंस हैं वो ये है कि जितने भी जो एक्सपेरिमेंट है वो सारे के सारे टीचर्स के इंस्ट्रक्शन के अनुसार, यानी कि जैसा आपको टीचर्स कहें उसके अनुसार करें, और साथ में वेल वेंटिलेटेड एरिया में, खुले हवादार स्थान में ये कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ मोशन विथ एग्जांपल्स। जो न्यूटन के जो 3 गति के नियम है उनको एग्जांपल्स के साथ आपको बताना है। तो पहला लॉ ऑफ मोशन है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इसके अनुसार क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा अगर वो रेस्ट में है, और वो मोशन में ही रहना चाहेगा अगर वो मोशन में है, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। यानी कि कोई वस्तु अगर स्थिर है या कई गतिशील असमान गति से, तो वो अपनी स्थिति में तब तक परिवर्तन नहीं करती जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। दूसरा जो फोर्स है, सॉरी, जो लॉ है उसको बोलते हैं द्रव्यमान और त्वरण के, यानी कि लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके अनुसार क्या होता है, द्रव्यमान बल जो फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन के फैक्टर के बराबर, गुणनफल के बराबर होता है। F इज इक्वल टू एम ए होता है। थर्ड है, हर एक एक्शन के इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होती है, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक। जो प्लास्टिक है उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बताइए। ये क्वेश्चन पहले भी आया है और उसी को थोड़ा सा दूसरे तरीके से पूछा है। तो ये क्या है कि प्लास्टिक्स हैं वो डिकम्पोज नहीं होती है इजीली, और एनवायरनमेंट में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक ऐसे के ऐसे रह सकती है, जिसके कारण सोइल पोल्यूशन होता है। अर्थात जो प्लास्टिक है वो आसानी से विघटित नहीं होती और सैकड़ों वर्षों तक पर्यावरण में बनी रहती है, जिससे कि मृदा प्रदूषण होता है, यह पोल्यूशन का कारण बनती है। और इस प्लास्टिक के कारण जब सॉइल पोल्यूशन होता है तो सॉइल पोल्यूशन के कारण सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है और वाटर एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है उसको भी कम करती है। थर्ड है वाटर पोल्यूशन। इसके कारण वाटर पोल्यूशन भी होता है। कैसे कि जब प्लास्टिक है जो वाटर बॉडीज़ के अंदर फेंक दी जाती है तो वहाँ एक जो वाटर बॉडीज़ की जो एक्वेटिक लाइफ है और जो वाटर क्वालिटी है उसको भी रिड्यूस करती है। तो बच्चों, पानी के स्रोतों में फेंका गया जो प्लास्टिक है वो जलीय जीवन और पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, साथ के साथ हार्मफुल होता है एनिमल्स के लिए। तो एनिमल्स अगर मिस्टेकली प्लास्टिक के या फिर इनको खा लेती है तो क्या उनके हेल्थ इश्यूज हो जाती है या फिर उनकी डेथ तक हो सकती है। एयर पोल्यूशन का भी कोज होता है, क्योंकि जो प्लास्टिक है उनको जब जलाया जाता है तो टॉक्सिक गैस रिलीज होती है जो कि ह्यूमंस और एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक होती है। सूक्ष्म प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक्स जो हैं बच्चों, जो प्लास्टिक के टाइनी पार्टिकल्स हैं जो अपने फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, जिससे कि ह्यूमंस और एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बीच में 3 अंतर लिखिए। तो हम अगर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो यहाँ देखो बच्चों कि भौतिक परिवर्तन तो क्या होते हैं कि जब ऐसा चेंज होता है तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि केमिकल चेंजेस में नया पदार्थ बनता है।
और जो फिजिकल चेंज है वो टेम्परेरी चेंज होता है। उसकी जो कंडीशंस अप्लाई करी गई उन कंडीशंस को अगर अपन हटा दें वहाँ से, तो वापस फिजिकल चेंज अपने रिवर्स हो सकता है, जबकि केमिकल चेंज परमानेंट होता है और ये नॉन रिवर्सिबल होता है। अगर इसके अपन एग्जांपल देखें तो फिजिकल चेंज का एग्जांपल है बर्फ़ का पिघलना और पेपर या वुड का जलना, रस्टिंग। ये केमिकल चेंज के एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विथ लेबल डायग्राम। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एक लेबल डायग्राम के साथ हमें एक्सप्लेन करना है। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मानव में जो भोजन को जो डाइजेस्ट करने में क्या करती है, हेल्प हेल्प करते हैं। तो इसमें कुछ मेन ऑर्गन्स होते हैं जैसे माउथ, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। या हिंदी में देखें तो मुख, ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये सभी ऑर्गन्स मिलकर पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्मेशन करती है, फिर उनको बनाती है। अब माउथ का काम क्या होता है? माउथ में का काम होता है फूड को च्युइंग करना और उसको सलाइवा में मिक्स करना, यानी कि भोजन को चबाना और लार को भोजन में मिक्स करना। दूसरा, ईसोफेगस क्या है? एक पाइप होती है जो कि भोजन, या फिर हम कहें कि मुख गुहा, बकल कैविटी और स्टोमक को जोड़ती है, और इसी से होकर जो भोजन है, अपना फूड है, जो स्टोमक के अंदर एंटर करता है। स्टोमक होता है, स्टोमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस या गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं, जिससे कि अपना जो भोजन है वो छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है और वहाँ से उसमें से जो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वहीं पे नष्ट कर दिए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन है जो फूड में से न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्प्शन का काम करती है, यानी कि भोजन में विभिन्न जो पोषक तत्व है उनके अवशोषण का काम करती है। लार्ज इंटेस्टाइन बच्चों वाटर एब्जॉर्ब करती है और साथ में फेसेस, जो मल है, उसका निर्माण करती है। जो बचा कुचा पानी है और न्यूट्रिएंट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से बचे हुए जब लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है। तो देखो हम ये देख सकते हैं बच्चों, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम डायग्राम है। इसमें ये माउथ है, माउथ से यह जिसको अपन बकल कैविटी बोलते हैं, और ये पार्ट है इसे हम ईसोफेगस या ग्रसनी बोलते हैं। ये आमाशय, स्टोमक, और स्टोमक के बाद में ये जो मोटी ये दिख रही है ये तो है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये जो छोटी दिख रही है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसके साथ साथ कुछ ग्लैंड्स होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक तो सबसे बड़ी ग्लैंड जिसे हम लिवर बोलते हैं और दूसरा है गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिस्क्राइब द नाइट्रोजन साइकिल इन डिटेल, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाइट्रोजन साइकिल को विस्तार से समझाइए और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो बच्चों जो नाइट्रोजन साइकिल है एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर से होते हुए सॉइल में और लिविंग ऑर्गेनिज्म में पहुंचती है। तो नाइट्रोजन साइकिल वह प्रक्रिया जिसमें नाइट्रोजन वायुमंडल, मिट्टी और जीवों के बीच ट्रांसफर होती रहती है। इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला तो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको यूजेबल नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज किया जाता है, और वो किया जाता है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा। फिर इसका नाइट्रिफिकेशन किया जाता है। जो नाइट्रोजन
जो नाइट्रिफिकेशन करते हैं तो इसमें क्या होता है, अमोनिया और नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में इसको चेंज कर दिया जाता है। इसके बाद में प्लांट्स के द्वारा इनका एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन होता है, जिससे कि नाइट्रेट्स या जो प्लांट्स हैं उससे क्या बना सके, प्रोटीन्स बना सके। फिर इन प्रोटीन्स को वापस डिकम्पोज होकर वापस रिलीज कर दिए जाते हैं अमोनिया में, और यहाँ से डिनाइट्रिफिकेशन होता है। डिनाइट्रिफिकेशन के बाद में नाइट्रेट्स वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस जैसे आप यहाँ देखें, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ये हम ये देखें कि नाइट्रोजन है ये एसेंशियल फॉर प्रोटीन एंड डीएनए। किस किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंस है अपने बॉडी के लिए, प्रोटीन और डीएनए के बनाने के लिए आवश्यक है, और साथ के साथ में जो अपने नेचर है, इस नेचर के अंदर नाइट्रोजन का संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स विथ एग्जांपल्स। जंतुओं में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो बच्चों, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल और फीमेल गैमेट के इन्वॉल्वेशन या इन्वॉल्व होने की जरूरत पड़ती है। उनके फ्यूजन के द्वारा ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो नीचे दी हुई है। अर्थात हमें देखें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लैंगिक प्रजनन नर और मादा युग्मकों के फ्यूजन के द्वारा होता है। तो इसमें सबसे पहले तो होता है गैमेट फॉर्मेशन। तो बच्चों, गैमेट्स मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों अलग अलग होते हैं। तो मेल गैमेट तो स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट ओवम या एग होता है। ये मेल गैमेट है स्पर्म, ये जो टेस्टिस हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है, जबकि जो फीमेल गैमेट है ओवम या एग, वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, ओवेरीज के द्वारा। फिर इनके जो दोनों गैमेट्स हैं, इन दोनों गैमेट्स का फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न होने की जो प्रोसेस है उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। हम इसको दूसरे शब्दों में देखें, स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो जो फ्यूज़न है वो किसका, स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनता है, और इस पूरी प्रोसेस को अपन फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन किस प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का हो सकता है, एक तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, हैपन्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर, और अंदर भी कहाँ पे, ओविडक्ट के अंदर। जिस इसका एग्जांपल दें कि तो ह्यूमन है, काऊ है, बफेलो है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, आउटसाइड द बॉडी, फीमेल बॉडी के आउटसाइड, और स्पेशली कहाँ पे होता है, वाटर में। जैसे कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फ्रॉग या फिश हैं, इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है जाइगोट। अब जाइगोट का जब क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, और जाइगोट रैपिडली डिवाइड होएगा और क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। जाइगोट बार बार डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनाता है, और ये एम्ब्रियो किस में बदल जाता है फिर बाद में, फीटस में, विविपेरस एग्जाम्पल्स एनिमल्स में। और ये फीटस बनेगा, और फीटस के बाद में जो फीमेल है वो बच्चे को जन्म देगी। जबकि जो ओविपेरस है, उन ओविपेरस में फीटस न बदल के जो एम्ब्रियो है वो एग में बना रहता है, और ये एग है वो उस एनिमल के द्वारा हैच कर दिया जाता है, यानी कि शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जैसे कि बर्ड्स में। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि दो प्रकार के एनिमल्स हो सकते हैं, एक तो विविपेरस और एक ओविपेरस। एग्जाम्पल देखें, द ह्यूमन शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी कि मनुष्य है उनमें आंतरिक निषेचन होता है, और उसके द्वारा जब प्रजनन करते हैं तो शिशु को जन्म देती है। जबकि फ्रॉग्स हैं वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और अंडे पानी के अंदर देते हैं। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का हो गया।
और अगर रिप्रोडक्शन की बात भी करें तो रिप्रोडक्शन भी दो प्रकार का होता है, वो किसी और क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विद ए डायग्राम। जो प्रकाश का जो परावर्तन है उसके नियमों को चित्र सहित समझाना है। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दो हैं, जो जैसे दिया हुआ है, पहला कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। यानी जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, तीनों जिस जगह पे आके मिलते हैं वो जगह कहाँ पे रहती है, एक ही साइड में रहती है। यानी कि किधर रहेगी, एक ही समतल पर रहेगी। ये तो पहला लॉ है, जिसे हम कह सकते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और जो आपतन बिंदु है जिसको अपन अभिलंब बोलते हैं, ये तीनों एक ही सतह पे रहते हैं। दूसरा है कि जो इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान समान होता है। ये सभी जितने भी ये दोनों लॉज हैं, ये यूनिवर्सली सभी प्रकार के परावर्तक सतहों के लिए लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ प्रेशर इज रिलीज टू फोर्स एंड एरिया विद एग्जांपल्स रिलेटेड। तो आपको समझाना है, एक्सप्लेन करना है कि फोर्स, जो प्रेशर है वो फोर्स और एरिया पर किस प्रकार से रिलेट करता है। तो फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। सॉरी, प्रेशर इज डिफाइंड, जो प्रेशर है उसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जो P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो दबाव है प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो इसमें देखो, इफ द फोर्स इज अप्लाइड ओवर ए स्मॉल एरिया द प्रेशर इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल, ए शार्प नाइफ कट बेटर बिकॉज द फोर्स इज कंसंट्रेट ओवर ए स्मॉल एरिया। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि जो फोर्स है वो एक स्मॉल एरिया पे लगाया जाए तो उसके ऊपर लगने वाला प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। जैसे एक जो शार्प या तेज चाकू है, वो तेज चाकू क्या करता है, बेहतर तरीके से काट सकता है, क्योंकि जो फोर्स है एक छोटे एरिया पे केंद्रित हो जाता है। इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड ओवर ए लार्ज एरिया द प्रेशर डिक्रीज। या हम ये देखें कि अगर बल को लंबे चौड़े क्षेत्रफल पर लगाया जाता है तो जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे वाइड टायर्स ऑफ ए ट्रैक्टर स्प्रेड द फोर्स ओवर ए लार्ज एरिया रिड्यूसिंग प्रेशर एंड प्रिवेंटिंग सिंकिंग इनटू द सॉइल। जो ट्रैक्टर के जो चौड़े टायर हैं वो फोर्स को बड़े क्षेत्रफल में एरिया में फैला देते हैं, जिससे कि मिट्टी में धंसने से बचा जा सकता है। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एक्सप्लेन एनी टू टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अलैंगिक प्रजनन है वह क्या है, और जंतुओं में अलैंगिक प्रजनन के दो प्रकारों को समझाना है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इन्वॉल्व होता है एक सिंगल पेरेंट में, जिसमें कि किसी भी प्रकार के गैमेट्स की आवश्यकता नहीं होती है, और ये किस में होता है, स्पेशली लोअर ऑर्गेनिज्म में। यानी कि अलैंगिक प्रजनन एक ही जनक में, अलैंगिक प्रजनन में क्या है कि एक ही टाइप के जो पेरेंट्स हैं वो शामिल होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के गैमेट्स युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है। और ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कहाँ होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म यानी कि निम्न जीवों के अंदर होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्लास 8 के हिसाब से बात करें तो पहला है बाइनरी फिजन, द्विविभाजन। यानी कि एक एनिमल का, एक ऑर्गेनिज्म का दो भागों में बंटना क्या कहलाता है, बाइनरी फिजन कहलाता है।
तो द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर ऑर्गेनिज्म। जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो जनक जीव है, दो समान संतति अपने डॉटर सेल्स के अंदर या डॉटर ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है और दोनों ही बाद में डेवलप होकर नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है। जैसे कि अमीबा, ये जो बाइनरी फिजन है ये किस में होता है? अमीबा में। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग इनटू टू डॉटर सेल्स। जो अमीबा है वो अपनी कोशिका को दो संतति कोशिकाओं में विभाजित कर देता है। नेक्स्ट है बडिंग। ए स्मॉल बड डेवलप्स ऑन द पेरेंट बॉडी। एक छोटी जो स्मॉल बड है वो पेरेंट बॉडी के ऊपर डेवलप हो जाती है और धीरे धीरे वो स्मॉल बड है मैच्योर होगी और मैच्योर होके वापस पेरेंट बॉडी से डिटेच हो जाएगी। डिटेच होकर वापस नया जीव बना लेती है। तो स्मॉल डेवलप ग्रोव्स एंड डिटेच टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म। जनक के शरीर पर एक छोटी कली विकसित होती है, वहीं पे बढ़ती है और अलग होकर नया जीव बना लेती है, जैसे कि हाइड्रा में। इसके लाभ क्या हैं? जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके लाभ क्या है? तो इसके लाभ ये है कि ये एक फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, यानी कि ये प्रजनन की बहुत तीव्र प्रक्रिया है। कैसे है? क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म को मैच्योर होने के लिए टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा है नो नीड फॉर ए मेट। इसमें किसी साथी की आवश्यकता नहीं होती, सिंगल पेरेंट ही रिप्रोड्यूस होने के लिए कैपेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है उसमें इन्वॉल्व होने वाले की स्टेप्स बताइए। तो हम जानते हैं कि बच्चों क्रॉप प्रोडक्शन या क्रॉप्स देखें तो टू टाइप्स के होती है, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। लेकिन इनके जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन में बहुत सारे मेथड्स हैं उनका यूज़ किया जाता है, तो या स्टेप्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो वो कौन कौन से है? पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्लाउड किया जाता है, लेवल किया जाता है, उसमें मैन्योर्ड किया जाता है और सूटेबल शोविंग सीड्स यानी कि मिट्टी की तैयारी करना, जुताई करना, समतलीकरण करना, खाद डालना, बीज बोने के लिए उपयुक्त बनाना, टिलिंग जो प्रोसेस है उसके द्वारा किया जाता है। दूसरा है सोविंग। सोविंग जब हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर लेते हैं तो उसके बाद में उसमें जो हाई क्वालिटी के सीड्स सेलेक्ट करके हम उसमें सो कर देते हैं, सोविंग कर देते हैं, यानी कि उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करके मिट्टी की बुआई करी जाती है। थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। जब सोविंग हो जाएगी तो उसके बाद में उस मिट्टी में, उस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को रिच या उसको बढ़ाने के लिए, उस सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए उसमें हम उस सॉइल में मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करने के बाद में इरिगेशन की जाती है। जो क्रॉप्स हैं उसमें वाटर दिया जाता है इंटरवल पर, यानी कि थोड़े थोड़े समय अंतराल पे पानी दिया जाता है, जिससे कि उस अपने जो क्रॉप है उसकी अच्छी वृद्धि, प्रॉपर ग्रोथ हो सके। वीडिंग। जो प्लांट्स हैं, क्रॉप्स के जो प्लांट्स हैं उनके साथ साथ में कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो हो जाते हैं जिन्हें हम वीड्स बोलते हैं, और उनके रिमूवल की जो प्रोसेस है, अनवांटेड प्लांट्स के रिमूवल की जो प्रोसेस है वो वीडिंग कहलाती है। तो ऐसे पौधे, अनचाहे पौधे जो अपने फसल के साथ उग जाते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहला जाता है? वीडिंग कहलाते हैं। और ये वीडिंग क्यों करते हैं? ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, स्पेस है, उनके लिए अपने क्रॉप को कंपटीशन नहीं करना पड़े। वीडिंग के बाद में होता है हार्वेस्टिंग। जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो उसको काटना और उसको कलेक्ट करना क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग या कटाई कहलाता है।
अब हार्वेस्टेड जो क्रॉप है उनको फिर एक ड्राई और पेस्ट फ्री एनवायरनमेंट में रखना स्टोरेज कहलाएगा। कटाई के बाद जो फसल है उसको सूखा और कीट मुक्त जगह पर संग्रहित करना स्टोरेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। जो विद्युत धातु कर्म है उसकी प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है और उसके एप्लीकेशंस यानी कि उसके उपयोग समझाने हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ मेटल ऑन अनदर मटेरियल यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धातु कर्म है या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत धारा का उपयोग करके किसी वस्तु पर किसी धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो इसके लिए क्या है कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स और कैथोड्स लिए जाते हैं। एक तो एनोड जो कैथोड है वो तो उस ऑब्जेक्ट का लिया जाता है जिसके ऊपर किसी मेटल की प्लेट चढ़ाई जाती है, और पॉजिटिव यानी कि एनोड है वो उस मेटल का लिया जाता है जिसकी प्लेट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चढ़ाई जाती है। साथ के साथ उसमें जिस सॉल्यूशन में रखा जाता है वो सॉल्यूशन भी उसी मेटल का, जिस मेटल का हमें कवर या लेयर चढ़ानी है उसी मेटल का साल्ट उसमें घुला हुआ रहता है, इलेक्ट्रोलाइट उसमें सॉल्यूशन में रहता है। जब उसमें हम करंट फ्लो करते हैं तो मेटल के जो आयंस हैं वो इलेक्ट्रोलाइट हो जाते हैं, और कहाँ पे, कैथोड के ऊपर। जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें मेटल की लेयर चढ़ानी है उसके ऊपर जाके अटैच होना या उसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू कर देते हैं। इसके उपयोग क्या है? इसके उपयोग है जो मेटल है उसके कोरोजन को, जंग लगने से बचाने के लिए, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अट्रैक्टिव, आकर्षक बनाने के लिए, जैसे कि चांदी के गहनों के ऊपर सोने की परत चढ़ाना, ये सभी आकर्षित करते हैं नए ज्वेलरी बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। और ड्यूरेबिलिटी यानी कि टिकाऊपन को बढ़ाए रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फिजिकल एंड हार्मोनल चेंज ड्यूरिंग द एडोलेंसेस। जो एडोलेंसेंस है उसमें किशोरावस्था में शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन को समझाइए। एडोलेंस पीरियड है वो क्या होता है, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का एक पीरियड होता है जिसमें कि बहुत सारे फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस आते हैं। अर्थात हम इसको दूसरे भाषा में समझे तो किशोरावस्था बचपन और वयस्क अवस्था के बीच की अवधि है जिसमें कई शारीरिक और हार्मोनल चेंज होते हैं। तो शारीरिक जो फिजिकल चेंज है उनके बारे में बात करें तो इंक्रीज ऑफ हाइट है। इस एडोलेंसेंस में हाइट की इंक्रीज बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इस टाइम जो बोन्स हैं उनकी वृद्धि होती है। चेंज इन बॉडी शेप, शरीर के आकार में परिवर्तन होना। बॉयज़ हैं उसके जो शोल्डर्स हैं, कंधे हैं वो चौड़े हो जाते हैं और मांसपेशियां बढ़ती है, जबकि जो गर्ल्स हैं उसके जो हिप्स हैं वो या कमर है वो चौड़ी हो जाती है और शरीर में भरावपन आ जाता है। ग्रोथ ऑफ हेयर, बालों की वृद्धि होना। हेयर ग्रोव्स अंडर द आर्म्स एंड ऑन द फेस इन बॉयज एंड इन द प्यूबिक रीजन। जो हेयर है वो अंडर आर्म्स आना शुरू कर देते हैं बगल में, और फेस के ऊपर, लड़कों के चेहरे के ऊपर, और जो प्यूबिक रीजन है, जन्नांगीय जो क्षेत्र है, प्यूबिक रीजन है बॉयज़ में और गर्ल्स में, वहाँ हेयर ग्रो होना शुरू कर देता है। वॉइस चेंज, साथ में आवाज़ में बदलाव। जो बॉयज़ हैं उनकी वॉइस डीप होना शुरू कर देती है, यानी कि आवाज़ में भारीपन होना शुरू कर देता है, क्योंकि लिरिंग्स हैं उसका एनलार्जमेंट, लिरिंग्स की लंबाई बढ़ना शुरू कर जाती है। जबकि जो गर्ल्स हैं उसके वॉइस शार्प, तीखी होना शुरू कर देती है। अब हार्मोनल चेंजेस क्या आते हैं? तो हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो उनमें सबसे पहला है सेक्स हार्मोन, उसकी अपने बॉडी में
एडोलेंस की बॉडी में क्या चेंज लेकर आता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो ट्रिगर करता है किसको, स्पर्म के प्रोडक्शन को बॉयज़ के अंदर, जबकि एस्ट्रोजन हार्मोन है वो गर्ल्स में एग डेवलपमेंट को और मेंस्ट्रुएशन को कंट्रोल करता है। दूसरा है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आना के लिए, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे बॉयज़ में फेशियल हेयर है, गर्ल्स में ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए भी ये जो हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट जो चेंज आता है वो है इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंज, भावनात्मक और व्यवहारात्मक परिवर्तन। जो एडोलेसेंट है वो एक्सपीरियंस करते हैं क्या, अपने मूड के स्विंग होने का, अचानक ही मूड स्विंग होना, इंक्रीज इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र, अपने आप को अधिक स्वतंत्रता की जो भावना है वो इंक्रीज होना, और अपोजिट सेक्स जो विपरीत लिंगी है उनके प्रति जानने की या फिर उनके अट्रैक्ट होने की उसमें जिज्ञासा बढ़ना शुरू कर देती है। तो ये कुछ चेंजेस थे जो किशोरावस्था में एडोलेंस में आते हैं, जिसमें हार्मोनल और फिजिकल चेंज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। जो घर्षण है, फ्रिक्शन है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमें समझाने हैं किसकी सहायता से, एग्जाम्पल की सहायता से। तो बच्चों फ्रिक्शन हेल्प करता है अपने वॉकिंग के अंदर, कैसे, क्योंकि जब अपन चलते हैं तो उस फ्रिक्शन के कारण ही अपने पैरों की ग्रिप बनती है। तो घर्षण चलने में मजबूत ग्रिप प्रदान करता है। साथ के साथ अगर हम कोई व्हीकल चला रहे हैं तो व्हीकल पे जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक लगना भी फ्रिक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है। और कोई ऑब्जेक्ट किसी जगह पे खड़ा है, रखा हुआ है, तो वो भी किसके कारण पॉसिबल होता है, फ्रिक्शन के कारण। ये तो थे उसके एडवांटेज। अगर अपन डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकता है, वियर एंड टीयर ऑफ मशीनरी पार्ट्स। जो मशीनरी पार्ट्स हैं वो बार बार एक दूसरे पर रगड़ लगते हैं तो उसमें घिसना शुरू कर देता है। कभी कभी अपन देखते हैं किसी मंदिर में या फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे लोग हमेशा आते जाते रहते हैं, तो वहाँ की जो स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, वो भी घिस जाती हैं। तो वो किसके कारण घिसती है, फ्रिक्शन के कारण। और जो फ्रिक्शन है वो क्या होता है, हीट उत्पन्न करता है जिससे कि एनर्जी लॉस होता है। और इस फ्रिक्शन के कारण ही जो मशीन्स हैं उनकी एफिशिएंसी में कमी आती है। इस फ्रिक्शन ही हमें चलने के लिए, हमें, या इसका अपन यूँ देखें तो फ्रिक्शन का किस में इसकी सहायता, फ्रिक्शन की एडवांटेज क्या हो सकती है, और ये पेन है, पेंसिल है या किसी और चीज़ को पकड़ने में फ्रिक्शन के कारण ही पॉसिबल होता है। और इसका एक और नुकसान ये हो सकता है कि ज़्यादा अगर फ्रिक्शन है तो टायर को नुकसान भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड एंड प्रोपागेट थ्रू ए मीडियम। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है और एक मीडियम में कैसे प्रोपागेट होती है, उसको एक्सप्लेन करें। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो साउंड है जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर वाइब्रेशन होने के कारण प्रोड्यूस होती है, और ये कॉम्प्रिहेंसिव कंप्रेशंस और रिफ्रैक्शन एक किसी मीडियम में उत्पन्न करती है जिससे कि साउंड वेव्स ट्रेवल करती है। जो ध्वनि वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है, ये कंपन माध्यम में जो कंप्रेशंस है और जो रिफ्रैक्शन विरलन है उत्पन्न करते हैं जिससे कि ध्वनि रूप में चलती रहती है। अब ये किसी मीडियम में किस प्रकार से प्रोपागेशन होता है, पहला प्रोपागेशन होगा कि जो
पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है उनको क्या करती है, ये कंपनशील बना देती है, वाइब्रेटिंग कर देती है। दूसरा, ये जो साउंड वेव्स हैं, ये वेव्स किस प्रकार से चलती है, एक तरंग के रूप में स्थानांतरित होती है। साथ ही साथ जो साउंड सॉलिड, लिक्विड्स और गैस तीनों ही स्टेट्स में ट्रेवल कर सकता है। साउंड है जो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए, प्रोपागेशन के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। एक क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में आता है कि जो कैंडल फ्लेम है उसको एक लेवल डायग्राम आपको बनाना है, तो ये डायग्राम हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड एडोलेंस। जो रोल है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का उसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड एडोलेंसेंस बाय सीक्रेटिंग हार्मोन्स दैट रेगुलेट फिजिकल, इमोशनल एंड रिप्रोडक्टिव चेंज इन बॉडी। जो किशोरावस्था है उसमें, या जिसको अपन एडोलेंस बोलते हैं, उसमें जो अंतःस्रावी ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है, जो कि हमारे फिजिकल यानी कि शारीरिक, इमोशनल यानी कि भावनात्मक और रिप्रोडक्टिव चेंजेस, जो जनन संबंधी जो चेंजेस आते हैं उनको कंट्रोल करती है। तो इस फंक्शन में कौन कौन सी ग्लैंड्स काम में आती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम पीयूष ग्लैंड भी बोलते हैं। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये मास्टर ग्लैंड के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये जो दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको क्या करती है, कंट्रोल करती है। साथ में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, जो कि ओवरऑल ग्रोथ को एडोलेंस के टाइम में प्रमोट करती है। साथ के साथ ये स्टिमुलेट करती है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी रिलीज करती है, जो कि टेस्टिस और ओवरीज को सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करती है। जो नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो टेस्टिस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो कैरेक्टर्स हैं उनके लिए। इसमें क्या क्या किस किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फेशियल ग्रोथ के लिए, डिपिंग ऑफ वॉइस के लिए, डेवलपमेंट ऑफ मसल्स के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। साथ में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मेल में जो स्पर्म है उनके प्रोडक्शन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है ओवरी, जो कि फीमेल में प्रेजेंट होती है। ये हार्मोन रिलीज करती है जिसको अपन एस्ट्रोजन बोलते हैं, और जो एस्ट्रोजन है किस किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, बॉर्डिंग ऑफ हिप्स एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि स्तनों के विकास के लिए, कमर के चौड़ा होने के लिए, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। साथ के साथ एग्स के फॉर्मेशन के लिए भी या प्रोडक्शन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि अपने मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और एनर्जी लेवल को बनाए रखता है। और इस थायरोक्सिन की कमी के कारण गोइटर रोग होने की संभावना रहती है, क्योंकि गोइटर रोग आयोडीन की कमी से होता है, और आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करने में हेल्पफुल होता है। ये जो थायराइड ग्लैंड है, अगर इसका जो फंक्शन सही नहीं हो तो प्रॉपर ग्रोथ और मेंटल डेवलपमेंट रुक जाता है। तो इसका मतलब प्रॉपर ग्रोथ और मेंटल डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड।
एड्रिनल ग्लैंड है जो एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट करती है, जो कि बॉडी की कोप और स्ट्रेस यानी कि तनाव से निपटने में मदद करता है। इट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और एड्रेनलिन हार्मोन है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल करता है। पैंक्रियाज पैंक्रियाज है वो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है, जो कि ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल या रेगुलेट करता है। इसकी कमी के कारण, इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज़, जिसे हम हिंदी में मधुमेह रोग बोलते हैं, वो हो जाता है। ये जो इंसुलिन हार्मोन है या पैंक्रिया है, ये प्रॉपर एनर्जी लेवल को रैपिड ग्रोथ के टाइम में बनाए रखता है। इन हार्मोन्स का प्यूबर्टी के टाइम की किशोरावस्था में क्या रोल है? तो ये जो हार्मोन्स हैं वो अपने एडोलेंस के फिजिकल चेंज जैसे हाइट, वेट और बॉडी शेप, इसको कंट्रोल करता है। साथ के साथ ये इमोशनल और बिहेवियरल चेंज को भी कंट्रोल करता है, जैसे कि मूड स्विंग है, क्यूरोसिटी है किसी चीज़ के बारे में, दूसरे अपोजिट सेक्स के बारे में, इनके बारे में ये कंट्रोल करता है। साथ के साथ जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर भी ये जो कंट्रोल करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसका महत्व क्या है? जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो एडोलेंस में, ड्यूरिंग एडोलेंस सेक्सुअल मैच्योरिटी, प्रॉपर ग्रोथ और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो किशोरावस्था में उचित वृद्धि, यौन परिपक्वता और समग्र विकास को सुनिश्चित करती है। इनका इम्बैलेंस हार्मोन सीक्रेशन का जो ग्रोथ को डिसऑर्डर या डिले प्यूबर्टी को कारण हो सकता है। तो हार्मोन का अगर किसी भी प्रकार का असंतुलन हो जाता है तो विकास संबंधी डिसऑर्डर या जो डिलेड प्यूबर्टी है उसके रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो बच्चों, ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो अपन ने इस वीडियो में देखे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का लाभ लेने के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।